रक्त प्रसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे एक ही उसमें, इसलिए शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसमें, तो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी में जो है बायोलॉजी का ये पोर्शन जो है हमेशा पूछा ही जाता है। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है जो बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताया था उसमें वो, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है जिससे कि आप जो है, क्योंकि हो सकता है आप उस वीडियो से नोट्स नहीं नोट कर पाए हो, भले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो आप इससे जो है आप नोट्स भी जो है लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो भी हायर एनिमल्स होते हैं, एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र या जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र के जो प्रमुख घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, ये इसके जो है मुख्य घटक हैं। अब हम सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं, यानी रक्त क्या होता है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो वाहिनियों यानी वेसल्स के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है तथा जो है पदार्थों का संवहन करता है, इधर से उधर परिवहन करता है। रुधिर का जो कार्य होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो होता है वो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से सभी अंगों तक पहुंचाना और सभी अंगों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर कर फेफड़ों तक पहुंचाना, उसको जो है हम सांस से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का रक्त द्वारा एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है। ब्लड को समझने के लिए ब्लड की हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो ब्लड के मेन दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा जो पूरे रक्त का 50 से 60% होता है, और रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसल्स जो है जो बचे हुए भाग में होती हैं। तो ब्लड कार्पसल्स की पहले हम बात कर लेते हैं, प्लाज्मा को आगे देते हैं। तो ब्लड कार्पसल्स यानी जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 तरह की होती हैं मुख्यतः, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स जानते हैं, और प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट का जो है कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। फिर डब्ल्यूबीसी को हम देखते हैं क्या है, तो डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है, ग्रैनुलर और एग्रेनुलर। ग्रैनुलर का मतलब कणाकार, यानी जिनमें जो है पार्टिकल्स यानी कण पाए जाते हैं वो ग्रैनुलर होती हैं। एग्रेनुलर जिसमें कोई भी ग्रैन्यूल नहीं पाया जाता है। तो ग्रैनुलर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये 3 तरह के जो है ग्रैनुलर जो है डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। और ए ग्रैनुलर में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। अब 1 बाय 1 इसको आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले रक्त की संरचना जो है, रक्त लाल रंग का हल्का चिपचिपा सा अपारदर्शी क्षारीय पदार्थ होता है, यानी ब्लड का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है। ये मानव शरीर के लगभग 7 से 8% का भाग होता है। इस प्रकार 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। ये क्वेश्चन जो है इस बार पीसीएस में आरओ में पूछा गया था। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जो रुधिर की मात्रा का 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% भाग जल का होता है, बाकी 8 से 10% भाग क्या होता है में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और कुछ विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम फास्फेट, ये जो है प्लाज्मा के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। अब ब्लड में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो प्रोटीन ब्लड में फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन नामक प्रोटीन्स जो है ये ब्लड में पाई जाती हैं। ब्लड के उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? ब्लड से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये ब्लड में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ब्लड में घुलित गैसें कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और 100 अगर ml प्लाज्मा है तो उसमें क्या क्या मात्राएं होंगी इसकी? तो 0.29 जो है जो है ऑक्सीजन होगी, 0.5 नाइट्रोजन होगी और 0.5 CO2 हो सकती है, 100 ml प्लाज्मा में घुली हो सकती हैं।
हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? ये रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी की गणना करने के लिए एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सारी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पल्स, उसको वन बाय वन देखते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 40 से 45% तक होती हैं पूरे ब्लड में, मतलब प्लाज्मा का अगर पार्ट हटा दें तो बाकी क्या होता है, रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पल्स होती हैं। तो सबसे पहले आरबीसी को लेते हैं। आरबीसी मनुष्य में सबसे छोटी, चपटी, गोल और अर्थात उभयतल यानी बाइकॉन्केव शेप होता है इसका। स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और लेकिन इसका अपवाद क्या है, ऊंट और लामा, ऊंट जैसा ही लामा जो है भी एक जीव होता है, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 40 से 45 लाख घन मिलीमीटर जो है आरबीसी पाई जाती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन, विटामिन कौन कौन से होते हैं इसमें, B6, B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब आरबीसी बनने के लिए प्रोटीन, आयरन और विटामिन की आवश्यकता होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो के में, लेकिन भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है यानी प्लीहा में, और यकृत में होता है, लीवर में। जब मानव भ्रूण होता है तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा या स्प्लीन या यकृत में होता है, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो जो रेड बोन मैरो है उसमें जो है आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरबीसी के कार्य क्या क्या होते हैं प्रमुख, आरबीसी लौह युक्त प्रोटीन होती है, इसको हीमोग्लोबिन जिसमें पाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परिवहन में भाग लेता है। श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटकर अलग अलग हो जाता है, जिससे हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोशिका से CO2 ये ले लेता है, जो वेस्ट CO2 होती है, और वो हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक जो है अस्थायी तत्व अस्थायी कंपाउंड बना लेता है। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः फेफड़ों में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में टूट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। अब हम बात करते हैं WBC को, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है, और इनकी जो है एक लगभग संख्या क्या होती है, 5 से 9,000 घन मिलीमीटर के लगभग जो है इसकी संख्या होती है। WBC का जो जीवन काल होता है वो 10 से 12 दिन होता है। WBC को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा था, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट्स जो है, जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे कण, तो ये 3 तरह के हैं मुख्यतः। पहला है स्नोफिल्स, प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता इसका कार्य होता है, मतलब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये वर्क करता है। और इनकी अधिकता अगर हो जाती है स्नोफिल्स की, तो हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको स्नोफीलिया कहते हैं, जो श्वास से संबंधित बीमारी है। हमारा जो है, जिसको साधारण भाषा में कहें तो सांस फूलने लगती है काम करने पर। बेसोफिल्स ये दूसरे तरह का ग्रेनुलोसाइट्स है, इसमें हिस्टामिन नामक प्रोटीन का स्रावण होता है, यानी इससे जो है हिस्टामिन नामक प्रोटीन जो है सिक्रीट होती है। तीसरे तरह की ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स जिसे हम कहते हैं, ये जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी तत्वों को नष्ट करती है, यानी ये भी शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है, क्योंकि जितनी भी तरह की WBC होती हैं सभी जो है प्रतिरक्षा ही उनका मेन कार्य होता है। अब WBC का सेकंड टाइप क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसकी हमने पहले वर्गीकरण किया था। तो कोशिका द्रव में इनके कण नहीं पाए जाते, जैसे कि मैंने बताया था ग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके जो साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है, और इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों यानी लिम्फ ग्लैंड्स में होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स का 25 से 33% भाग जो है लिम्फोसाइट्स होता है। ये एंटीबॉडी बनाने का कार्य करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है लिम्फोसाइट्स, और उनकी वृद्धि को उत्तेजित करते हैं। तो 2 प्रमुख कार्य इनके हो गए। मोनोसाइट्स की बात करें तो ये WBC का 2 से 6% भाग होते हैं मोनोसाइट्स,
और ब्लड में भ्रमण करते हुए बैक्टीरिया और रोगाणुओं का ये भक्षण करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लिम्फोसाइट्स जो है एंटीबॉडी बनाती है किसी भी जो बाहरी शरीर में हमारे एंटीजन प्रवेश करता है, और वहीं पर जो मोनोसाइट्स होते हैं वो जो है बैक्टीरिया और रोगाणुओं को खा जाती है, उनका भक्षण कर देती हैं। फिर अब तीसरे तरह का जो ब्लड का पार्टिकल है वो क्या है, जैसे पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी, तीसरा था प्लेटलेट, या जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स केवल मनुष्य में पाई जाती है। इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनका आकार 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है जो इनका व्यास होता है। इनका जीवन काल जो है 7 से 10 दिन होता है, और इनका प्रमुख कार्य क्या है, रक्त में थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट्स का होता है। अब जो हमारा हृदय जो है रक्त सभी अंगों को पंप करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वो किस भाग को मिलता है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पे। तो मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क को 15% जो है भाग जो है पंपित रुधिर का या पंपित ब्लड का मिलता है। हाथ की पेशियों को 10%, पाचन तंत्र में 25% भाग जो है ब्लड का दिया जाता है हार्ट द्वारा, किडनीज में 20% और बाकी अंगों में 30%। फिर रुधिर के हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो क्या होते हैं, वैसे ऊपर इसकी चर्चा हो चुकी है लेकिन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, भोज्य पदार्थों का शरीर में परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है ये ब्लड में आके बाहर निकल जाते हैं। फिर हार्मोन्स का परिवहन, रोगों से रक्षा करना, WBC हमारी रोगों से रक्षा करती है। शरीर के ताप का नियंत्रण करना यानी होमोस्टेटिस, जल का संतुलन बनाए रखना, रक्त स्राव का नियंत्रण करना, अगर ब्लड कहीं पे हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो है थक्का बनाने का कार्य। शरीर की सफाई ब्लड हमेशा ब्लड के द्वारा ही होती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में घुलकर शरीर के बाहर निकल जाता है। विभिन्न अंगों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है। इसको समझने के लिए आप मेरा जो है वो वाला वीडियो देख लीजिए जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरह से समझाना आसान नहीं होगा। तो अब आगे हम देखते हैं हृदय की सामान्य सक्रियता के लिए सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन को हृदय के बाहर चारों ओर समान अनुपात में होना आवश्यक है। यानी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये हार्ट के सामान्य सक्रियता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कैल्शियम आयन की बढ़ोतरी हृदय के संकुचन में वृद्धि होती है, और हृदय की इस अवस्था को जो है कैल्शियम आयन रिगर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान क्या हो, इस पे भी मैं पूरा एक वीडियो आपको बोर्ड पे बता के समझा चुका हूँ। यहाँ पे केवल शॉर्ट में केवल फैक्ट्स देख लीजिए, बाकी आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टेनर ने यह पता लगाया कि मनुष्य की आरबीसी की सेल वॉल में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन का उन्होंने नाम दिया, और इसे ही एंटीजन कहा। मतलब इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहा। एंटीजन दो तरह के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। लैंडस्टीनर ने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप निर्धारित किए थे उस समय चौथा ब्लड ग्रुप नहीं था। तो ब्लड ग्रुप कौन सा था, उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप ए होता है जिसमें एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी उसमें पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। बाद में कैस्टिलो तथा स्टर्लिन ने चौथे वर्ग यानी चौथा जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी की खोज की थी। ग्रुप ए बी में क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये जो है चार्ट है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता। इसकी डिटेलिंग पूरी समझने के लिए आप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरा, जिसमें मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरा पढ़ाया एक्सप्लेन करके। इसी चार्ट को ट्रिक भी बताई है कि कैसे जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ए वाला ए को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप जो है ए को नहीं दे सकता, ओ जो है ए को दे सकता है और ए बी नहीं दे सकता है। इसी तरह से जो बाकी आप ये सामने लिखे हुए हैं, आप नोट करना चाहें तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा
जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें WBC का उत्पादन होता है और RBC का विनाश होता है। दोनों फैक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, इसको याद कर लीजिए। स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड ऑफ द RBC के नाम से भी जाना जाता है। स्प्लीन में WBC बनती है और RBC नष्ट होती है, ये इसका प्रमुख कार्य है। हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1969 में किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्वप्रथम डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था 1994 में। डॉक्टर मनुष्य के रेडियल धमनी को स्पर्श करके हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर क्या, तो वो हाथ को जहाँ पर टच करते हैं वहाँ से हमारी जो है रेडियल आर्टरी निकलती है, रेडियल धमनी। तो सामान्य मनुष्य में जो धड़कन होती है प्रति मिनट वो होती है 72, वृद्ध मनुष्य में 60 होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है 120 में, और भ्रूण में सबसे ज़्यादा होती है 150 बीट्स पर मिनट। मानव में बंद एवं दोहरा प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज्ड एंड डुअल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पाया जाता है मानव में। हृदय की धड़कन जिसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। हृदय का सिकुड़ना जो है संकुचन सिस्टोल कहलाता है, और हृदय का जो है शिथिल होना जो है ये डायस्टोल कहलाता है। इसको जो है इसकी पूरी प्रक्रिया जो है देखने के लिए उस वीडियो में देख लीजिए। हृदय के आवेग का मापन कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है। हृदय की धड़कन को मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, जो मस्तिष्क का भाग है, वो नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। रुधिरवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स में हिपैरिन नामक जो है एक प्रोटीन होती है जो रुधिर को क्लॉट होने से या जमने से रोकता है, नहीं तो हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर में धमनियों और आर्ट जो है उस वेसल्स में ही जम जाए। अब कुछ हृदय रोग के बारे में देख लेते हैं। तो एनीमिया जो है मतलब ब्लड से जुड़ी बीमारियां देख लेते हैं। एनीमिया क्या है? RBC या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया, और इसके उपचार के लिए विटामिन B12 जो है दिया जाता है। इरिथ्रोस्क्लेरोसिस ये हाइपरटेंशन यानी जो है उच्च रक्तचाप की बीमारी है। एंजाइना क्या होता है? इसको हृदय सूल कहते हैं हिंदी में। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट को जो है पंप करने में ब्लॉकेज के कारण दिक्कत होती है। इस कंडीशन को एंजाइना के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें शरीर में WBC की मात्रा जो है निश्चित मात्रा से काफ़ी बढ़ जाती है। हाइपोटेंशन, लो BP यानी निम्न रक्तचाप को जो है हाइपोटेंशन कहते हैं। वहीं पर उच्च रक्तचाप को हम हाइपरटेंशन या हाई BP के नाम से जानते थे। तो ये सब दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, और इसका जो है डिटेल्ड वीडियो जो है जिसमें मैंने पूरा हार्ट की फंक्शनिंग और बाकी सब कुछ समझाया है आपको, वो 2-3 पार्ट में जो है बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। साथ ही जो नए साथी हमारे जो है व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।